सहारा प्रणाम समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। 27 अक्टूबर की रात, दीपावली, खुशियों का त्योहार, मिठाइयां बांटने का त्योहार, अंधेरा हटाकर प्रकाश पर्व फैलाने का पर्व। लेकिन इसी रात बिहार में कई आपराधिक घटनाएं हुई और हैरानी की बात यह कि घटनाएं तब हुई जब पुलिस विशेष रूप से अलर्ट पर थी। आखिर क्यों? जरा सोचिए, जिन घरों ने अपराध झेला उनकी दिवाली काली क्यों हुई? कौन है जिम्मेदार? जब हमारे सिर पर तंत्र की सुरक्षा का साया है तो फिर क्यों हम बेबस हो रहे हैं? क्यों अपराधियों के दिलों से खौफ खत्म हो गया है? क्यों वो लगातार आपराधिक घटनाओं से प्रशासन का मुंह चिढ़ा रहे हैं? इस पर चिंतन इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी त्योहार खत्म नहीं हुए हैं। महापर्व छठ अभी आना बाकी है। आखिर सरकार वादों बयानों से परे मुकम्मल सुरक्षा दिला पाएगी तो कब तक? हम अपने साथ जुड़े मेहमानों से बात करेंगे। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हम पटाखा छोड़ कर आ रहे थे तो देखे मर्डर हो गया था। मम्मी पापा और बहन का। सुना आपने खौफ का वो मंजर जिसे इस मासूम ने अपनी फटी आंखों से न सिर्फ देखा बल्कि मौत को करीब से भी महसूस किया। शुक्र कि बेरहम कातिल चाचा की गोली खत्म हो गई और जान बच गई। माँ, पिता और बहन खो चुके ये दोनों बच्चे अब भी सदमे में हैं। हम पटाखा छोड़ कर आ रहे थे तो देखे मर्डर हो गया था। मम्मी पापा और बहन का। और रात सब लोग था मारने वाला क्या ये था? तो फिर तुम पर भी कुछ हुआ? हाँ, यहाँ पर चलाया गोली। तुम पर? हाँ, छर्रा खत्म हो गया था। अच्छा, कौन चीज को क्या चीज लिए हुए था हाथ में? मृतक की पहचान कुणाल सिंह, उनकी पत्नी कंचन देवी और बेटी सोनम कुमार के रूप में हुई है, जबकि दो बेटों ने किसी तरह छिपकर जान बचाई। आरोपी का नाम विकास सिंह है। वो मृतक कुणाल सिंह का छोटा भाई है। आरोपी ने जमीन हड़पने की नीयत से घटना को अंजाम दिया है। 3 वर्ष पहले भी वो अपने चाचा और चाची की हत्या कर चुका है। घटना के पीछे कारण यह है कि आज से 4 साल पहले मृतक कुणाल कुमार के चाचा की हत्या विकास कुमार के द्वारा कर दी गई थी। एक्चुअली उनके चाचा जी मृतक कुणाल कुमार को बहुत ज्यादा मानते थे और अपना जमीन वगैरह भी सब इसको देना चाहते थे। और विकास कुमार इसी बात को लेकर अंदेशे में कि चाचा हो सकता है कि भविष्य में सभी चीज इसको लिख दे, उसने पहले चाचा की हत्या कर दिया। तो उस हत्याकांड में ये मृतक कुणाल सिंह की चाची गवाह थी। आज से करीब 3 साल पहले इसकी चाची की भी विकास कुमार के द्वारा हत्या कर दिया गया और चाची की हत्या किए जाने के बाद उस केस में मृतक कुणाल सिंह गवाह था। वहीं जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने दिवाली की रात आरजेडी नेता मनोज यादव के भाई अवध यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिली कि सेठुआ मोड़ के पास एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तत्काल वहां पहुंचकर के अनुसंधान प्रारंभ की। सिवान में दिवाली की रात ही जुआ खेलने के दौरान कुछ कहा सुनी हुई तो अपराधियों ने गोली मार दी। आकोपुर गांव के शंभू माझी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजगीर में अपराधियों ने घर के बाहर झाड़ू लगा रही लड़की को गोली मार दी और फरार हो गया। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मामला कुछ कह नहीं सकते, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मामला है। डेथ हुआ है उसका, शायद पीछे से गोली लगी है। दिवाली काली करने के बाद अपराधी नहीं रुके। सुबह सुबह शिवहर में लाखों की लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। ताबड़तोड़ हत्याओं और लूट से नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। राजद लगातार इन चीजों पर अपना मंतव्य और बयान देता रहा है कि बिहार में मतलब प्रचार प्रसार ये ज्यादा किया गया कि सुशासन है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। जो भी परिस्थिति है बिहार में कानून व्यवस्था की, वो ध्वस्त हो चुकी है। ऐसा लगता ही नहीं कि पुलिस का कोई खौफ अपराधियों पर। इतना तय है कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष फंसाया नहीं जाएगा।
क्योंकि यह सरकार नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार है। यह भाजपा और जनता दल यू की सरकार है। यह सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध सरकार है। तो इस सरकार में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। क्या बिहार में लोग अब सुरक्षित नहीं हैं? सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है। लंबे समय से यही वाक्य बिहार में चल रहा है। खैर, दरभंगा के लहेरियासराय थाना के कमर्शियल चौक के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े एक रेडीमेड कपड़ा दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। इस हमले में व्यापारी गौतम सिंह घायल हो गए, जबकि बगल के एक दूसरे दुकानदार नवीन कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। घायल व्यापारी गौतम सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। अपराध की बढ़ती घटना से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। पुलिस ने दिन दहाड़े हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। दरभंगा में ताबड़तोड़ फायरिंग और व्यापारी की हत्या की खबर इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि मिथिलांचल के आईजी पंकज दरार ने दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में दीपावली के मौके पर पुलिस को अलर्ट रहने को कहा था। हम आपको आईजी का वो बयान सुनाते हैं। दिवाली को लेकर तीनों जिलों में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट किया गया है और वो अलर्ट हैं, पहले से भी तैयारियां की जा रही हैं। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर के पास्ट में इंसिडेंट्स हुए हैं कम्युनल नेचर के या मारपीट के, तो उन जगहों पर एहतियातन निरोधात्मक कार्रवाई वहां की गई है। जो डिप्लॉयमेंट बना रहे हैं उन जगहों पे जो संवेदनशील जगह है वहां डिप्लॉयमेंट विशेष तौर पर रहेगा। शहर में गश्ती पेट्रोलिंग, चेकिंग, फ्रिस्किंग को दृढ़तापूर्वक किया जाना है। शिवहर में बैंक की लूट की खबर हमने संक्षेप में रिपोर्ट में चर्चा की है, थोड़ा आपको विस्तार से ले आते हैं। यहां दिन दहाड़े अपराधियों ने यूको बैंक से 32 लाख रुपए लूट लिए। घटना नगर के वार्ड 15 स्थित यूको बैंक की है, जहां 6 की संख्या में हथियारबंद अपराधी आए और बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर 32,36,357 रुपए लूटकर फरार हो गए। फिलहाल एसपी संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी भी जारी है। एक अच्छी खबर है, पुलिस जब अच्छा काम करती है तो वो हम जरूर दिखाते हैं। 16 सितंबर की एक लूट मामले में चंपारण पुलिस ने अंतर जिला बैंक लुटेरा गिरोह का उद्भेदन किया। गिरोह के 2 प्रमुख सदस्यों को हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। इन अपराधियों ने चकिया बाजार के बंधन बैंक से करीब 10 लाख रुपए लूट लिया था। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने बैंक के गार्ड के हथियार को भी तोड़ दिए थे। लेकिन बीते 24 घंटों में, जिसमें कि दीपावली जैसा पावन पर्व भी शामिल है, जहां लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं, तब से लेकर 24 घंटों में आज तक 10 हत्याएं बिहार में हो चुकी हैं। क्या कहता है बिहार, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पटना स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। अजित चौधरी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। रामविलास प्रसाद, आप आधिकारिक प्रवक्ता हमसे हैं, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ललन सिंह, आप पूर्व कमांडेंट हैं, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत है डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजित जी, हम वैसे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार नंबर 2 पर है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ही कीर्तिमान बिहार का स्थापित है इस मामले में। लेकिन जिस रफ्तार से हत्याएं हो रही हैं गुड गवर्नेंस के इस दौर में, जहां दोषी बख्शे नहीं जाते हैं, निर्दोष को फंसाया नहीं जाता है, वो चिंता थोड़ी और गहरी होती है। क्या कहेंगे? संजय जी, जो आपने बात कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जो अपराधी हैं निश्चित तौर पे वो पकड़े जाते हैं और हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं। ये जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही बात कही, लगातार ये बात हम बोलते हैं।
देखिए, मैं बहुत ज्यादा पिछली सरकार का नाम लेकर के आपको अपना पक्ष नहीं रखूंगा, अपनी बातों का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि अंतर तो है। जिस प्रकार से पिछली सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी, अपराध का संरक्षण करती थी, उन्हीं के इशारों से, उनके घर से, सरकारी आवास से जो अपराधियों और अपराध को जो अंजाम दिया जाता था, कम से कम इस सरकार में आज कोई नहीं कह सकता है कि यह सरकार अपराध और अपराधियों को संरक्षण देती है। बड़े से बड़े अपराधी आप देख लीजिए कि मोकामा से जो विधायक हैं, आप देख लीजिए आज जेल में है, जो कई AK-47 का जो मामला है, उनको सरकार के डर से, प्रशासन के डर से बिहार में नहीं, उन्होंने इस प्रदेश से बाहर जाके सरेंडर किया। आखिर वजह क्या था? निश्चित तौर पे सरकार मुस्तैद थी, चुस्त दुरुस्त थी, डर था कि यहां जो है इनके संरक्षण में होगा, और सरकार जो है बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। उसी प्रकार से मैं बता दूं कि जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, आपने NCRB का मामला कहा, बातों को जी क्या है ना, संरक्षण मिले ना मिले, जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा। मानते हैं इस बात को आप भी, हम भी मानते हैं, सब मानते होंगे। और जब विपक्ष कहता हो कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, तो आपके पास उसको काटने के मजबूत तर्क बिहार को सुनना है, ना कि पिछली सरकार से वर्तमान की तुलना करके हम अपनी पीठ थपथपाते रहे। वो इसलिए क्योंकि 24 घंटे में 10 हत्याएं हुई हैं बिहार में, और इसके पीछे चिंता थोड़ी और ज्यादा गहरी होती है। मैं बता रहा हूं, उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए संजय जी, हत्याएं जो है, एक तो मैं बता दूं, एक पूर्व प्लानिंग के तहत हत्याएं होती है या अपराध होता है, और एक जो है सिचुएशन कराती है कि अचानक कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन की वजह से अपराध होता है। आप देखेंगे जो भी हत्याएं हो, उसमें 2-3 हत्याओं को अगर आप छोड़ दीजिए, जो बैंक डकैती हुई है या और कहीं इस तरह का कुछ हुआ है, तो बाकी जो हत्याएं हैं वो जमीन विवाद की वजह से हुई है और आपसी रंजिश की वजह से हुई है। आज लोग आरजेडी नेता की भाई की हत्या, कहीं न कहीं आपको राजगीर में नौकरानी की हत्या, ऐसा बहुत दरभंगा में कारोबारी को गोली मारी जाए, ये सब रंजिश है। लोग असहनशील हो गए हैं। मैंने कहा 2-3 अगर आप अपराध को छोड़ दें कि जो कारोबारियों की हत्या हुई है, जो बैंक डकैती हुई है, आप बाकी आप उठा करके आप एक अगर आप उस पर अध्ययन कर ले, देख ले, तो ज्यादातर मामलों में आप देख लीजिए सरकार कितनी चुस्त दुरुस्त है। जो जमीनों की वजह से जो हत्याएं हो रही है, जो विवाद है, सरकार ने आज दाखिल खारिज तक को रोक दिया है। इसलिए रोका गया है सरकार ने कि उसको पूरी तरह से देख रही है सरकार की, जब तक उसका म्यूटेशन नहीं होगा कोई भी दाखिल खारिज नहीं करा सकता है। जो परिवार के लोगों की, कई लोगों की संपत्ति है, जब तक आपसे बंटवारा नहीं हो जाए और वो रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं हो जाए, सरकार ने 100 रुपए में बंटवारा का पूरी तरह से कर दिया है कि 100 रुपए में आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। वो इसलिए कि विवाद कम हो और अपराध न बढ़े, हत्या देखिए हम इशू से दावत में लड़े नहीं। क्या तो हमारा एक बड़ा जो मामला है, जो बड़ा अपराध की घटनाएं होती है, वो आपसी रंजिश और जमीनों की वजह। ठीक है सर। रामविलास जी, दरअसल AK-47 यदि बिहार में आम अपराधी के पास उपलब्ध हो जाते हों, सरकार के वो तमाम सूचना तंत्र और सरकार की तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब अलर्ट मोड में रहने की सलाह देती हो उस खास मौके पर, उस रात और अब तक मिलाकर 10 हत्याएं यदि बिहार में होती हों, तो फिर इसको हम कैसे, किस रूप में देखें? क्या कहता है विपक्ष? देखिए संजय भाई, चौधरी जी का कहना है कि खूब पढ़े और फेल कर गए। खूब पढ़े, 24 घंटा पढ़े, बाकी फेल हो गए। जब सब कुछ काम किया है, सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, तो मेरा तो अनुशंसा होगा कि सरकार को हत्या और बलात्कार इस तरह का 24 घंटा में 10 हत्याएं करने के हो जाने के विरुद्ध में इस सरकार को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए।
इंडिया में अगर इस दिवाली का 10 गो हत्या जोड़ दीजिएगा तो प्रथम स्थान में हो जाएगा एनआरपी की रिपोर्ट के हिसाब से। इनका से पुराना रिकॉर्ड है, जमीन विवाद में हो जाते हैं हत्या, उसको हत्या में गणना मत कीजिए। कोई लड़की अगर झाड़ू लगा रही है हत्या, उसको हत्या में मत गणना कीजिए। व्यापारी की हत्या होता है, उसको हत्या मत मानिए। हत्या किसको मानिएगा? बलात्कार किसको मानिएगा? चोरी किसको मानिएगा? इनका संज्ञान तो बात सुनिए। सरकार से रूपरेखा को हम लोग गणना करके चले, किस हत्या को गणना करना चाहते हैं आप? 47 पुराना इतिहास को लेकर आज गणना करेंगे, 15 बरस की इस हिसाब को आज देंगे। सरकार आज जनता से पूछना चाहती है कि वर्तमान सरकार जनता की सुरक्षा की क्या व्यवस्था किए हैं। मैं अपना जीवन पार्जन अपने बाल बच्चों के साथ आपके राज्य में कैसे रहूं, यह जनता चाहती है। बिल्कुल। और आप कहते हैं कि जमीन विवाद से हत्या, क्या वो हत्या नहीं है? व्यापारी का मर्डर हो, क्या वो हत्या नहीं है? बिल्कुल। किस तरह का हत्या का विश्लेषण करना चाहते हैं, कई भाग में बांटना चाहते हैं? नहीं, क्राइम है, उसका वर्गीकरण पुलिस अपने अनुसंधान में जरूर करे, सरकार वो अलग बात चाहता है। हूं। लेकिन क्राइम है, उसको हम किसी भी रूप में अलग हटकर नहीं देख सकते हैं। तो ललन सिंह जी, बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था होता है। मैं समझ गया सर, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी बोल रहा है, और बिहार की जो मौजूदा हालात हैं वो भी इस बात की ओर ही इशारा करता है। बीते 24 घंटे में चाहे मोडस ऑपरेंडी जो भी रहा हो, जो जिन कारणों से भी हत्याओं को अंजाम दिया गया हो, गोली चलाई गई हो, वो कहीं न कहीं कानून को ठेंगा जरूर दिखा रहा है। और दीपावली की उस दीप भरी रात को काली रात में तब्दील करने का जो हौसला अपराधियों के पास वर्तमान में बिहार में हो रहा है, वो कहीं न कहीं शासन व्यवस्था पर सवाल तो उठाता है, आम आदमी में डर का भाव तो पैदा कर रहा है। संजय जी, मेरा ये कहना है कि उन बातों को अब छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं वर्दी विभाग में 35 साल सेवा किया है। तो मेरा कहना साफ है कि प्रशासन तंत्र, जिसमें पुलिस एजेंसी जो है सबसे ताकतवर होती है, इसके ऊपर जरूर अब सख्त सुप्रीम की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं, अगर हमें पता है कि वाहन चेकिंग में किसी तरह की व्यवस्था हो सकती है, तो अगर हम वैशाली में कर रहे हैं तो हमारी पहले तो अपनी चौकसी और सिक्योरिटी तो हो। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूं कि अब जमीन विवाद और किसी तरह की विवादों से अगर हत्या, रेप और अव्यवस्था होता है तो इसमें सीधा प्रशासन तंत्र और पुलिस से पूछना पड़ेगा, उन अधीक्षकों से भी पूछना पड़ेगा कि आप विकेंद्रीकरण में जो इतनी बड़ी ताकत लेके बैठे हैं, आपकी कार्रवाई परिणाम वाली क्यों नहीं हो रही है। मैं किसी नेता और माननीय को इसकी मतलब शिकायत नहीं करना चाहता हूं। ये बिहार के अंदर अगर 7-8 मर्डर 24-48 घंटे के बीच में हो रही है तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। मैं मानकर चलता हूं कि केवल पटना से नहीं, आप अभी देखा आपने एक अरवल में छोटा सा केस हुआ है कि मुखिया के घर के सामने उसकी गाड़ी लगी हुई है और उसको लोगों ने जला दिया है। पंडारक में एक जबरदस्त गोली की फायरिंग और इधर उधर की हरकतें हुई हैं, वैशाली में हुई हैं, और बेगूसराय की तो बात छोड़ दीजिए। और कोई ऐसा हत्या और रेप नहीं होता जिसमें प्लानिंग नहीं होती, डेलिब्रेट सोच होती है। ये मैं आपको बताता हूं, बहुत सर्कमस्टांसेस कम होते हैं जिसके अंदर अचानक कोई हादसा हो जाता है। अमूमन वो सर्कमस्टांसेस बनाने के लिए प्लानिंग और सोच होती है। अब हमें पुलिस प्रशासन को एकदम टाइट करना पड़ेगा और अब उनको एक पनिशमेंट के तौर पे भी उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हर दिन समझ में नहीं आ रहा है साहब, पहले क्या होता था, अभी क्या होता है, क्या परिभाषा होगी और कैसे टाइट किया जाएगा, लोगों में कम होती जा रही है। और दिवाली, छठ सभी सामने है, दिवाली बीत चुका है, छठ आने वाला है और 2020 का चुनाव भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधियों का मन बढ़ गया है? किसी एक नेता के नाम पे हम नहीं जी सकते कि वो जेल में है। हम बोलते हैं अगर कोई आरोपी और उस इलाके में कोई संदिग्ध आदमी है, उसको इस तरह की पनिशमेंट दीजिए, उस पर इतनी नजर रखिए कि आने वाले दिनों में एक काइंड ऑफ फियर हो। और आपका इंटेलिजेंस क्या है? चौकीदार होते थे, पहले दफादार बनाए जाते थे, उसके ऊपर अपने लोग रखे जाते थे। आपका इंटेलिजेंस की भी कुछ न कुछ कमी है, इसकी भी ध्यान रखिए। लोगों के अंदर एक इंफॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस पे होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर में इन सभी बातों की आज जरूरत है। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल
पूरे देश में बिहार दंगों की राजधानी है। अब हत्याओं का भी यदि ये वो प्लेटफॉर्म बिहार बन रहा है जहां सरकार या कानून प्रशासन या इंटेलिजेंस अपने तरीके से हमें संतुष्ट करने की कोशिश तो जरूर करती रही है, लेकिन स्थिति थोड़ी नियंत्रण से बाहर नजर आ रही है। अनकंट्रोल्ड क्राइम नजर आ रहा है बिहार में, और वो इन कारणों से वो हिंसक मानसिकता पर अंकुश या नकेल लगाने की कोई सफल कोशिश नहीं हो पाई, और फिर इसके लिए लगता है कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि कुछ भी ऐसी जमीन पर नजर नहीं आती है जहां लगता हो कि हाँ प्रशासन जो कर रहा है वो दिख भी रहा है, दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो फिर आखिर आपका विश्लेषण मन क्या कहता है इन तमाम घटनाक्रम को देखने के बाद? देखिए, इसमें दो तीन पक्ष हैं। एक पक्ष, महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जब तक आप प्रोफेशनल या कॉम्पिटेंट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करेंगे या उनकी पोस्टिंग सही जगह पर नहीं करेंगे, बहुत परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। विपक्ष जो एक बार हमलावर होता था या होता भी है, और वो जो कहता है कि जो बिहार की पुलिस है वो दारू और बालू में लगी हुई है, बहुत हद तक इसको झूठलाया नहीं जा सकता है। इसमें सच्चाई है, भले ये कटु सत्य हो और सत्ता पार्टी को यह नागवार भी गुजरे, उसको स्वीकार न करें लोग, लेकिन जो उनकी ऊर्जा जो अपराधियों को पकड़ने में लगनी चाहिए थी, वो कौन शराब का खेप लेके कहां जा रहा है और कैसे उसको क्या किया जाए, इसमें उनकी ऊर्जा लगी हुई है। स्वाभाविक है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। दूसरी बात, एक बिहार सरकार हवाला देती थी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का कि देखिए हम कहां खड़े हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में भी आप आ गए सेकंड स्थान पर, अब उससे भी आप नहीं बच सकते हैं। बैंक डकैती की क्या स्थिति है, हत्या की क्या स्थिति है, लूट की क्या स्थिति है, और पुलिस के साथ अपराधियों के सीधे सीधे मुठभेड़ की क्या स्थिति है। आज ही वैशाली में दो हाथ करने के लिए अपराधी तैयार हैं पुलिस के साथ। भाई ये मनोबल कहां से बढ़ा? और आप अगर कहते हैं कि सुशासन है, कैसा सुशासन? ये बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वीडियो बना के वायरल हो रहा है। कहां दहशत है अपराधियों को इस बात के लिए कि कानून हमें सजा देगी? अभी राजगीर की एक घटना, 13 साल की बच्ची के साथ जो रेप की घटना हुई है, दहल गया था बिहार। उस बच्ची के साथ जिस तरह से 4-5 लड़कों ने मिलकर के सामूहिक तौर पर रेप किया, तो रेप, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, लूट, चोरी, इसकी घटनाएं इस तरह से बढ़ रही हैं। और आप कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। भाई अपराधियों का मनोबल सर कैसे उठा रहा है, कैसे वो उनका मनोबल बढ़ रहा है, और वहां पर जो प्रोफेशनल पुलिस पदाधिकारी हैं आप उनको साइडलाइन कर देते हैं और पॉलिटिकल पोस्टिंग हो जाती है कि भाई दबे जुबान से सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि पोस्टिंग में हम लोगों की कुछ नहीं चलती है। हम लोग तो आग्रह करते हैं कि हाँ ये कॉम्पिटेंट पुलिस अधिकारी हैं, ये सक्षम लोग हैं, इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। उनकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाती है और कोई लोग और आ जाते हैं। जब उनकी पोस्टिंग ही पॉलिटिकल तरीके से होगी तो जो उनके मातहत अधिकारी होंगे वो कितने एक्टिव होंगे क्राइम को कंट्रोल करने में, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और स्वाभाविक है कि ये 10 हत्या अपने आप में बताने के लिए बहुत कुछ काफी है। इसमें न कोई विश्लेषण करने की बात है न कोई बताने की बात है। बिल्कुल सर, कि दिवाली जैसी रात में भी बिहार की जनता अगर सुरक्षित नहीं है, अब इसके बाद क्या कहा जाए? अजीत जी, दरअसल क्या है कि आपका जो अपना एक्शन होता है ना, आपका व्यवहार ही आपका जवाब होता है। और सरकार या लॉ एंड ऑर्डर से व्यवहार की अपेक्षा इस रूप में रखी जाती है जहां की आपका बयान कमजोर हो, आपका एक्शन प्रबल हो। वो मिसिंग जबरदस्त है बिहार में। एक लॉजिक सरकार दिया करती रही है कि शराब से क्राइम बढ़ता है, इसलिए हमने शराबबंदी कर दी। अब शराबबंदी वाले राज्य यदि देश में नंबर 2 पे खड़े हो, 24 घंटे में जहां 10 हत्याओं को अंजाम दिया जाता हो, उस राज्य में इस बंदी पर ही सवाल है, क्योंकि हर चीज तो धड़ल्ले से अवेलेबल है साहब। सत्ता माने या ना माने, कानून माने ना माने, समाज जानता है, जनता वहां जानती है, डोर टू डोर डिलीवरी होती है, हर जगह फेल्योर नजर आ रहा है।
अजीत जी जवाब दीजिए आप। संजय जी जी ऐसा है कि जो हमारे विश्लेषक यहाँ बैठे हैं ललन सिंह और संजय जी ने, इन दोनों ने प्रशासन के लोगों पर कड़ाई से कार्रवाई करने की बात कही है। क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, बता रहे थे हमारे ललन सिंह जी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में क्या है कि सबको पावर दिया गया है और थानेदार तक को पावर दिया गया है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से अपने जो है जब भी निरीक्षण करती है और जब भी जो है मीटिंग करती है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, सभी लोगों को पूरी मुस्तैदी से कहा जाता है कि आप चुस्त दुरुस्त रहें और अपराधियों पे कार्रवाई करें। जहां तहां आप पुलिस पिकेट लगाएं, चेक लगाएं, अपराधियों और मोटरसाइकिल को देखें, ये सब कहा जाता है। लेकिन कहीं न कहीं आप ठीक कह रहे थे कि ये जो प्रशासन के लोग हैं वो बिल्कुल ढिलाई से बरत रहे हैं और वो पूरी गंभीरता से अपने जो जॉब को उसको नहीं देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकार को जो है इस पे कड़ाई से एक्शन लेने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा है कई बार कि लोगों को किसी न किसी को अगर कुछ घटनाएं घटती है और आज देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट में अगर आज हम दूसरे नंबर पे हैं तो किसी न किसी को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इससे मैं भाग नहीं रहा हूं, लेकिन एक और एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप देख लीजिए कि जो सीमांचल का इलाका है, 80 लाख से ज्यादा घुसपैठिए वहां अवैध रूप से आ रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर इलाका है हमारा बिहार बनता जा रहा है। बहुत सारे अपराधी व दंगा के मामले में आपने कहा कि बिहार 1 नंबर पे हो गया है। आप बहुत सारे पूरे देश से लोग जो है आते हैं, बिहार के अंदर रह रहे हैं और जो अवैध रूप से यहाँ अजीत जी मैं आपको रोक रहा हूँ। कोई ऐसा अजीत जी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, उसे थोड़ा जवाब दे दीजिएगा कि जो नहीं कर रहे हैं अजीत जी। और जो अवैध एक जवाब दे दीजिए आप इस पर, आप जवाब ही दे दीजिए सर। बहुत सारे लोग बिहार आ रहे हैं सर, बहुत सारे लोग बिहार से पलायन करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं, बस रहे हैं। उस स्टेट में यह इशू नहीं है, इशू आपकी सरकार की कमजोरी है। आपके यहां यदि घुसपैठिए होते हैं तो आपका तंत्र खामोश है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप किस पर दोषारोपण कर रहे हैं? आप कोई ऑपोजिशन में है क्या? मैं बता दूं, आपका जवाब दे दूं। अभी हमने कहा कि हमारे जो लोग बिहार से जाते हैं वो रोजगार के उद्देश्य से जा रहे हैं और वहां अपना रोजी रोटी करते हैं, कमाते हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं। लेकिन जो बाहर से लोग बिहार में आ रहे हैं, कौन रोकेगा उसे? रोजी रोटी के ख्याल, कौन रोकेगा उसे? रोजगार के ख्याल से, कौन रोकेगा उसे? देश को डिस्टर्ब करने के ख्याल से आ रहे हैं। यहीं के लोग उन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। कौन रोकेगा? आप रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। डाउट नहीं है। जो दंगे हो रहे हैं उन दंगे आपके साथी जो है घटक दल जेडीयू, वो खुद आपके एनआरसी का विरोध करती है। कहां से आप घुसपैठिए को रोक पाएंगे साहब? आप तो साथ चलते हुए अलग हैं। इस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा 10 हत्याओं पर वो करनी है। इस पर अलग से हम चर्चा करेंगे। हमें उससे मतलब नहीं है संजय जी। जी हमें उससे मतलब, आप डाइवर्ट मत कीजिए सर, आप पर सवाल है। 10-10 हत्याएं राज्य में हो रही हैं कि हम पूरे देश में एनआरसी के लागू करेंगे और जो भी अवैध तरीके से घुसपैठिए रह रहे हैं हम उसको चिन्हित करेंगे। हम भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम हटाने की बात सर मेरा सब्जेक्ट नहीं है सर, इस पर हम अगले दिन बात कर लेंगे। और वो जो संस्थान, अजीत जी मुझे डाइवर्ट मत कीजिए, मुझे लास्ट सेगमेंट में चल रहा हूं, डाइवर्ट मत कीजिए। मैं एनआरसी पर अलग से चर्चा करूंगा, अगले दिन तसल्ली से विस्तार से करूंगा। आज मुझे बिहार के उस अपराध को समझना है जहां आप लोगों का फेल्योर साफ साफ दिख रहा है। रामविलास जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कहीं ना कहीं वो जो ठीक सर हो गया, उनका पूरा हम उस दिन समझेंगे, हम समझेंगे उस दिन। आज नहीं हम समझेंगे, आज मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी है उनकी। आज हम तैयारी करके नहीं आए, हमको आज इस पर चर्चा नहीं करनी है। आज हत्या पर बात होगी। रामविलास जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। रामविलास जी, संजय जी ये कहना है जी कि प्रश्न के ज्यादा जो दोषी है उन्हीं को ज्यादा अवसर दीजिएगा तो इन लोग को आंख कौन दिखाएगा? संजय जी आपसे आग्रह है, अभी अभी थोड़ा हम लोग को भी अवसर दिया कीजिए। मेरा कहना है कि आज से 4 दिन पहले इनके जो मसीहा है आपके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने दिल्ली में जाके अपना प्रवचन दे के आया है कि अगर दिल्ली में बिहार वासी
अगर एक दिन काम बंद कर देगा तो पूरा दिल्ली का विकास, दिल्ली ठप हो जाएगा। तो दिल्ली के जब वहां के लोग पलायन की बात करते हैं, वहां जाके जो हमारे बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली में, तो वहां पलायन करते नौकरी करते हैं, दूसरे जगह की 8 लोग यहां रह के क्राइम कर रहे हैं। जब इसकी जानकारी आपको है क्राइम करने की, तो आप मुद्दा से क्यों बैठे हुए हैं? अब तक कहां विजिलेंस है? आप क्या कर रहे हैं? संजय बाबू, सही बात यह है, जो पुलिस प्रशासन 30 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दे के थाना में, जिला में पोस्टिंग होता है, वो थोड़ा नजर नहीं बंद करेगा तो कहां से उसका पूर्ति होगा उसका? मेरा सीधा आरोप है। दूसरा बात, अगर आप ये कहते हैं कि अगर दारू बंद होने से क्राइम कम होता है, तो इंडिया का 2nd नंबर कहां से हो गए? सवाल तो कई है सर, कहां से 2nd हो गए? यही तो सवाल है। दारू हम तो कहते हैं, दारू जिस दिन बिकता था उस दिन का क्राइम रिपोर्ट देखिए, और आज दारू बंद है उस दिन का क्राइम रिपोर्ट देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा। ठीक बात सर, मुझे वाइंड अप करना है, मैं माफी चाहते हुए आपको रोक रहा हूं रामविलास जी। बाजी करना बंद करे और सच्चाई की ओर आए और प्रशासन को दुरुस्त करे। और संजय जी, जनता के जान माल, ठीक है, लॉरेंस जी को बोलेंगे बस। जी, आपके माध्यम से ही बोलना चाहूंगा कि आप कुछ भी मत कीजिए, बस अपने विकेंद्रीकरण में जो थाने अध्यक्ष हैं, जो व्यवस्था में डीवाईएसपी हैं, जो सार्जेंट मेजर हैं, इन सबको एक पकड़ में रखिए और काइंड ऑफ फियर इनको दीजिए कि अगर आपके क्षेत्र में किसी तरह का समस्या होगा तो अगले दिन आप हमारे मुख्यालय में पहुंचेंगे। मैं बताता हूं, डिप्लॉयमेंट प्रॉपर होना चाहिए, इंटेलिजेंस पूरी पक्की होनी चाहिए। किसकी मजाल है अपराधी की जो पुलिस के सामने खड़ा हो जाए? ये पुलिस की एक ऐसी ताकत होती है, धौर्स होती है कि वो खड़ा होने का काबिल नहीं होता, लेकिन उसमें ईमानदार छवि होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए और ये डीजी हेडक्वार्टर से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपको रोक रहा हूं, समय संपन्न हो रहा है। बहुत धन्यवाद ललन सिंह जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार, बहुत धन्यवाद रामविलास जी आपका, बहुत धन्यवाद अजित चौधरी जी आपका। लेकिन चिंता तो हमारी गहरी हो ही रही है, क्योंकि दीपावली की वो काली रात उन घरों के लिए जिनके घर से उनका साया उठ गया। अपराधियों ने बेखौफ होकर लगभग 10 हत्याओं को अंजाम दिया है, ये तो एक फैक्ट है। कई तरह के और भी क्राइम सामने आए हैं जिसमें लूट की घटनाएं प्रमुख है। सरकार चाहे कितना भी दावा कर ले, पर प्रशासन सख्त नहीं दिख रहा है। प्रशासन बहुत लचर और कमजोर नजर आ रहा है बिहार में। देश में नंबर 2 आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हत्या के मामले में बिहार है। तो फिर कैसा है ये गुड गवर्नेंस, जहां कानून व्यवस्था की हालत एकदम चरमराई हुई है? सरकार को सोचना होगा, नए सिरे से इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कहां जाकर चूक हो रही है। तब जबकि हमेशा ये दावा किया जाता है कि हम निर्दोष को फंसाते नहीं हैं, दोषी को हम बख्शते नहीं है। समय शिखर फिलहाल इतना ही। सहारा पड़ा।